हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने डॉक्टर यमुना प्रसाद निरंकारी चैनल के द्वारा कार्बन और उसके यौगिक का वीडियो लिंक जा रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी पे जीवन की विद्यमानता के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व होता है वह कार्बन माना गया है। कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो से हुई है, जिसका मतलब होता है कोयला। जिसका मतलब कोयला होता है। यह कार्बन धरती के अंदर मिलने वाले खनिजों में कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में ये मिलता है। आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये मिलता है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। इसके अलावा कार्बन ईंधन प्रोवाइड करने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, कोयला, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या आपके कपड़े जैसे कॉटन के हों, नायलॉन के हों, पॉलिस्टर के हों, पेपर में, रबड़ में, प्लास्टिक में, चमड़ा में, दवाइयों में और डाइज में ये कार्बन आपका मिलता है। कार्बन का संकेत सी होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 2p2 होता है। अर्थात कार्बन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन की आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन की आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका 1s ले लेंगे, जिसमें 2 एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2p में 2s में 2 एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन और p में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको px, py और pz। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पैरेलली 2px में और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में। तो कार्बन परमाणु की उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा
आप ये देख रहे हैं कि इधर पी जेड ऑर्बिटल आपका क्या है, खाली है, और ये आपका दोनों क्या है, ये 2s और 2p है। एक ही कक्षा के अलग अलग उपकोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो एंटी पैरेलल है, यह किस में चला जाएगा, पी जेड में चला जाएगा। तब इसकी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की पैटर्न होगी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल, यहाँ पे आपका 2s में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और 2s का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डार्क करके किस में चला जाएगा, pz में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये 2p ऑर्बिटल है, जिसमें आपका ऑलरेडी पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, pz में चला गया। अब ये आपके चारों ऑर्बिटल क्या करेंगे, समान ऊर्जा के स्तर पर क्या करेंगे, आ जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संकरण जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन s का और 3 इलेक्ट्रॉन किसके, p के, ठीक है। ये मिल करके आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन या क्या कर लेंगे, संकरण बना लेंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन परमाणु की 2p दूसरी कक्षा में ऑक्टेट पूरा करने के लिए आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और 8 करने के लिए क्या 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, जरूरत होगी। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु की उत्तेजित अवस्था में अष्टक या ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, आवश्यकता है। अतः कार्बन परमाणु दूसरे तत्व के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड या 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ क्या करता है, सह संयोजक कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर लेता है, बना लेता है। अतः कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब आपका आ रहा है कार्बन के अपर रूप, चालू है अपर रूप, एक तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना, एक तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। और एक तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को अपर रूप, तो आप ये देख रहे हैं अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स क्या होता है, एक पदार्थ का या तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना, ये आपकी अपर रूपता या
एंट्रोपी कहलाता है। और एक तत्व के अलग अलग रूपों को, एक तत्व के अलग अलग रूपों को जो है अपर रूप कहा जाता है। तो कार्बन के प्राकृतिक रूप से दो अपर रूप ज्ञात हैं। प्राकृतिक रूप से कार्बन के दो अपर रूप ज्ञात है। नंबर एक आपका होता है ग्रेफाइट तथा नंबर दो हीरा यानी डायमंड। ठीक है। ग्रेफाइट में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ग्रेफाइट में कार्बन की संयोजकता 4 और चारों संयोजकता पे क्या करता है, यह कार्बन के 3 परमाणुओं से जुड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की सवारी करेगा। चौथी वैलेंसी पे कार्बन का परमाणु नहीं जुटता, इसलिए इस पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यह है आपकी ग्रेफाइट की रचना। दूसरी बात, ग्रेफाइट की खटकोणीय यानी हेक्सागोनल परतीय, जिसको आप बोलोगे लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। परतीय रचना के कारण, परतीय रचना के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कंडक्टर होता है। और पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता के आधार पे हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक पदार्थ तो वो होता है जो आसानी से विद्युत धारा का चालन कर सकता है, ठीक है। दूसरा वो होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता उनको हम अचालक या इंसुलेटर बोलते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता से हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम सुचालक या कंडक्टर बोलते हैं। तीसरा वर्ग आता है ऐसे पदार्थ जिनमें कुछ परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन होता है और कुछ परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अर्धचालक के उदाहरण आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं। जब आप ऊंची क्लासों में जाएंगे जैसे इंटर में, तो वहां पे आप अर्धचालकों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यानी अर्धचालकों में अगर हम अशुद्धियां मिला देते हैं, जैसे ग्रुप 13 की या ग्रुप 15 की, ग्रुप 13 में हम क्या करेंगे, बोरान की अशुद्धि मिला देंगे, या ग्रुप 15 के रूप में हम फास्फोरस की या आर्सेनिक की अशुद्धि मिला देंगे। तो इस तरह से जो आप रचना आप देख रहे हो सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, ये कार्बन के ग्रुप का ही है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी क्या है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप ग्रुप 13 का मिलाएंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के सिलिकॉन के परमाणु पे अटैच नहीं हो पाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण सेमीकंडक्टर की, अर्धचालकों की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसका यूटिलाइजेशन हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, ठीक है, हम करते हैं। तो दूसरी कार्बन का अपर रूप है
आपका हीरा या जिसको बोलते हैं डायमंड। हीरे की रचना क्या होती है? कार्बन के चारों संयोजकताओं पर चालू है। हीरा चालू है ना? हाँ सर। हीरा दृढ़ होता है और इसकी सहायता से हम कांच को क्या करते हैं? काटते हैं। तीसरा आपका कार्बन का तीसरा अपर रूप क्या होता है? फुलरीन होता है, जिसे सी बकमिंस्टर फुलरीन ने कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में क्या किया था? तैयार किया था। फुलरीन के एक अणु में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 60 से लेकर के 70 तक होती है और फुलरीन की जो संरचना होती है वो कैसी? फुटबॉल जैसी होती है। इसलिए फुलरीन को बक्की बाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप कार्बन के अपर रूप देख रहे थे। अब कार्बन के यौगिकों की संख्या आज सबसे अधिक है। कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में उपलब्ध है, जबकि आपके केमिस्ट्री में किसी भी तत्व की इतनी अधिक मात्रा में यौगिक नहीं है। तो कार्बन इतनी अधिक मात्रा में यौगिक क्यों बनाता है? इसके पीछे कार्बन की क्या है? कुछ विशेष गुण होते हैं। कार्बन के द्वारा बहुतायत में यौगिक बनाने के कारण। नंबर 1, कार्बन में श्रृंखलन का गुण यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? कार्बन अपने चारों वैलेंसी पे या तो दूसरे कार्बन से क्या करेगा? सीधी श्रृंखला में जुड़ जाएगा और हर कार्बन की हम क्या करते हैं? 4 वैलेंसी कर देते हैं। या कार्बन दूसरे तत्वों के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, जैसे नाइट्रोजन के साथ क्या करता है? ये बॉन्ड बना करके अपनी 4 संयोजकता पूरी करता है। दूसरा कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में यौगिक बना लेता है। या कार्बन
कार्बन के साथ या दूसरे तत्व जैसे तो आप ये देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के साथ या दूसरे तत्व जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बंद श्रृंखला के रूप में यौगिक बना लेता है। तो कार्बन की इन प्रॉपर्टी के कारण, कार्बन में श्रृंखलन के गुण के कारण, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण या कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड या बहुल बंध बनाने की प्रकृति के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या हो जाती है, लाखों लाखों में हो जाती है। इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों लाखों में होने के कारण हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा में हम करते हैं, जिसको हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन के कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनमें भी कार्बन है। लेकिन हम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनका अध्ययन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे। या कार्बन के साइनाइड यौगिकों का अध्ययन भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना करके हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। अब आपका आ रहा है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस नामक रसायनज्ञ ने किया था। वर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवित जीव जंतुओं के शरीर में होता है। जीवित जंतुओं के शरीर के बाहर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। लेकिन वर्जिलियस के शिष्य, वर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक वोहलर ने सर्वप्रथम अमोनियम सायनेट को गर्म करके पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, समाप्तिकरण हो गया। इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत थोड़ा चलो इसको पूरा करना। इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का